लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले स्टार्टअप्स खुद को साइंटिफिक रिसर्च की तरह एक्सपेरिमेंट करते हुए डेवलप करते हैं और ये स्टार्टअप ऐसे एक्सपेरिमेंट पर ही डिपेंड रहते हैं। जैसे जब अमेज़न 1995 में शुरू हुई तो जेफ बेजोस ने पहले बुक सेल करना शुरू किया क्योंकि वो जानते थे कि इनकी ऑनलाइन बहुत अच्छी डिमांड होगी। फेसबुक और पेपाल जैसे वायरल प्रोडक्ट्स ने इसे अच्छी तरह से यूज किया है। जब कोई कस्टमर पेपाल का यूज करके किसी दोस्त को पैसे भेजता है तो दूसरा दोस्त खुद से पेपाल पर अकाउंट बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। $1 बिलियन स्टार्टअप बनाने के लिए छोटे से शुरुआत करें और एक एक करके आगे बढ़ते रहें। ज़ेपोस अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शू स्टोर है जिसकी एनुअल सेल्स $1 बिलियन से ज्यादा है। आज इसे शू इंडस्ट्री की दुनिया में सबसे सफल और कस्टमर फ्रेंडली ई कॉमर्स बिजनेस में से एक माना जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत इस तरह से नहीं हुई थी। इसके फाउंडर निक सिमन उस टाइम उस चीज को लेकर काफी क्यूरियस रहते थे कि अच्छे शूज वाली ऐसी कोई ऑनलाइन साइट नहीं थी जहां सभी अच्छे ब्रांड के शूज ठीक प्राइस पर मिल सके। उन्होंने इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया। अपने एक्सपेरिमेंट में वो पहले ये समझना चाह रहे थे कि क्या कस्टमर ऑनलाइन शू खरीदने के लिए सच में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। इसे जानने के लिए उन्होंने अपने लोकल में शू की शॉप से ये पूछना शुरू किया कि वो उनके शूज की फोटो ले सकते हैं। फोटोज लेने के बदले में वो फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट कर देते और अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन शू खरीदता तो वो शू की शॉप पर आकर उसकी पूरी कीमत देकर शू खरीदते और उसे कस्टमर को सप्लाई करते थे। इस तरह ज़ेपोस की शुरुआत एक छोटे और सिंपल से प्रोडक्ट से हुई। लेकिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से कंपनी को कई दूसरी चीजें भी समझ आने लगी। जैसे शूज बेचने के लिए ज़ेपोस को कस्टमर के साथ बातचीत करना जरूरी है। एक ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे बनाने की जरूरत होगी। जो शूज रिटर्न आएंगे उन्हें मैनेज करने की जरूरत होगी और कस्टमर की क्वेरी को हैंडल करने के लिए एक टीम की जरूरत होगी। ये बातें उस टाइम 1999 की मार्केट रिसर्च में लोगों को नहीं पता थी। इसलिए अगर ज़ेपोस ने मार्केट में पहले से अवेलेबल रिसर्च के डेटा के बेस पर आंख बंद करके भरोसा किया होता तो भले ही वो शायद समझ जाते कि लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इतनी डीप नॉलेज नहीं ले पाते जो कि रियल में काम करने से मिली। इससे कंपनी ने और भी बहुत कुछ सीखा। जैसे इससे उन्हें कस्टमर की डिमांड के बारे में ज्यादा एग्जैक्ट डाटा मिला कि सच में कितने लोग ऑनलाइन शूज खरीदना चाहते हैं। उन्होंने पाया कि कस्टमर्स को ऑफलाइन मार्केट के बराबर या उससे थोड़े कम प्राइस में प्रोडक्ट देने और कभी कभी ऑफर देने से लोग ज्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इन सभी चीजों को और भी डिटेल में समझने के लिए आज हम एरिक रीस की बुक लीन स्टार्टअप के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा क्यों ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के पास कौन सी हैबिट्स होती हैं। एरिक खुद भी एंटरप्रेन्योर हैं और इस बुक के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड उन्होंने लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी बनाई है जो देखते ही देखते दुनिया के कामयाब स्टार्टअप की फाउंडेशन गाइड की तरह बन गई। अभी एरिक अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और कई सक्सेसफुल स्टार्टअप में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस बुक समरी में आप जानेंगे कि फेल स्टार्टअप में अगर लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल को अपनाया गया होता तो ज्यादातर स्टार्टअप को फेल होने से रोका जा सकता था। लीन स्टार्टअप ये सीखने के बारे में है कि आपके कस्टमर सच में कौन है और वो क्या चाहते हैं। शायद अब तक ज्यादातर लोगों की तरह आपका भी यही मानना होगा कि हर स्टार्टअप टाइम के साथ सक्सेस की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। इस ग्राफ पर नजर डालें। ज्यादातर नए स्टार्टअप फाउंडर्स का मानना होता है कि ग्रोथ ग्राफ की लेफ्ट साइड बनाई हुई लाइन को फॉलो करेगी। जब वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। हो सकता है वो एक प्रोडक्ट में सक्सेसफुल हो लेकिन दूसरे में फेल हो जाए, तीसरे में थोड़ी ग्रोथ मिले, फिर चौथे में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल जाए, लेकिन 5वां फिर से डाउन हो जाए। ये सब तो चलता ही रहता है। इसलिए अगर आप एक स्टार्टअप करने वाले हैं तो फेलियर की आदत डालनी होगी और हर बार फिर से जीरो से शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी फेल होता है वो सबसे तेजी से सीखता है। लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल के लिए इन 4 जरूरी बातों को याद रखें। पहला ये कि एंटरप्रेन्योर हर जगह है। दूसरी बात ये कि एंटरप्रेन्योर का मतलब है मैनेजमेंट, कि अलग अलग स्किल वाले लोगों को मैनेज करके मार्केट की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बदले में प्रॉफिट कमाया जाए। तीसरी बात वैलिड लर्निंग है, यानी कि आपके स्टार्टअप का काम लगातार ये सीखते रहना है कि आपके कस्टमर सच में क्या चाहते हैं। इस तरह से आप एक मजबूत बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। स्टार्टअप एक ऐसे ग्रुप की तरह है जिसे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी में एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसलिए एक फाउंडर होने के नाते आपको इन्वेंशन, मेजरमेंट और लर्निंग के साइकिल में चलना बहुत जरूरी है। लीन स्टार्टअप बुक स्टार्टअप चलाने और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे दुनिया भर में स्टार्टअप्स और सक्सेसफुल कंपनीज में अपनाया जाता है।
चाहे आपकी कंपनी छोटी हो या बड़ी, आप कंपनी में जूनियर पोजीशन पर हैं या फिर सीनियर पोजीशन पर, ये बुक आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं या डेवलपर हैं और आप अपनी फील्ड के टॉप लीडर में से एक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑथर ने लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल को 3 पार्ट्स में बताया है। पहले में विजन के बारे में। ये पार्ट आपको अपने स्टार्टअप की फाउंडेशन बनाने में गाइड करेगा। ये बताता है कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है और स्टार्टअप के लिए विनिंग माइंडसेट से ज्यादा लर्निंग माइंडसेट कैसे जरूरी है। दूसरे पार्ट में स्टीयर यानी कि स्टार्टअप की बॉडी को मजबूत करने के बारे में सिखाते हैं। और तीसरे पार्ट में आप कंपनी को ग्रो करने के तरीके के बारे में सीखेंगे। तो चलिए फिर हम सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, विजन। लीन स्टार्टअप को फॉलो करने के लिए आपको 3 चीजों को डिफाइन करने की जरूरत होती है, और वो है विजन। विजन तक पहुंचने के लिए जरूरी स्ट्रैटेजीज और प्रोडक्ट। ध्यान रखें कि स्ट्रैटेजी ऐसे टाइम में लगातार बदलती रहेंगी जब एक सेंटर विजन की जरूरत होगी या आपको एक ही आइडिया पर स्टिक रहने की जरूरत होगी। इसलिए अपने विजन और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए तैयार रहें। तो सबसे पहले विजन बनाएं कि आप लोगों की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनाएं कि इसे कैसे करेंगे, और आखिर में प्रोडक्ट बनाएं जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें, प्रोडक्ट आपकी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग का बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि इसे बनाने के लिए टीम और चीजों को इस तरह से प्लान करे ताकि जब भी प्रोडक्ट में कुछ बदलाव करने की जरूरत लगे तो तुरंत स्ट्रैटेजी में वो बदलाव करके इसे बदल सकें। अगर एंटरप्रेन्योरशिप का मेन गोल बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी की कंडीशन में एक कंपनी बनाना है, तो इसका सबसे जरूरी काम सीखना है। ये समझना कि हमारे प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजीज के कौन से पहलू अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और कौन से फेल हो रहे हैं। ये एक बिजनेस के लिए सबसे जरूरी लर्निंग में से एक है। ये सीखने का प्रोसेस हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस दोनों में इंप्रूवमेंट करते हुए कस्टमर ओरिएंटेड बनने की परमिशन देता है। लर्निंग के बिना आप कभी भी अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितना ज्यादा आपकी कंपनी सीखने पर ध्यान देगी, स्टार्टअप का फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा और नई नई पॉसिबिलिटीज का फायदा उठाने के रास्ते खुलेंगे। आप कभी कभी नुकसान उठाकर सीखेंगे तो कभी कभी बिना नुकसान किए, लेकिन हर बार आप पाएंगे कि आपके कुछ एफर्ट्स पूरी तरह से बेकार हैं और कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे आप ये भी पता लगा लेंगे कि कौन से एफर्ट्स काम कर रहे हैं और वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले स्टार्टअप्स खुद को साइंटिफिक रिसर्च की तरह एक्सपेरिमेंट करते हुए डेवलप करते हैं, और ये स्टार्टअप ऐसे एक्सपेरिमेंट पर ही डिपेंड रहते हैं। जैसे जब अमेज़न 1995 में शुरू हुई तो जेफ बेजोस ने पहले बुक सेल करना शुरू किया क्योंकि वो जानते थे कि इनकी ऑनलाइन बहुत अच्छी डिमांड होगी। उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक एक करके अमेज़न पर लिस्ट करना शुरू कर दिया और जिनकी डिमांड ज्यादा थी उन पर ज्यादा ध्यान दिया। और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण आज अमेज़न पर लगभग हर प्रोडक्ट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो मिल जाता है। इस तरह के स्टार्टअप ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजीज के बारे में सही मायने में जानने के लिए एक स्टार्टअप की शुरुआत एक विजन से होनी चाहिए और एक एक करके एक्सपेरिमेंट करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये एक सिंपल माइंडसेट को बताता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आगे कंपनी में क्या होने वाला है। फिर एक्सपेरिमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में उतारते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि कस्टमर को सच में क्या चाहिए। अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, स्टीयर। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा, एक स्टार्टअप जो प्रोडक्ट बनाता है उसके प्रैक्टिकल यूज और कस्टमर से उसके फीडबैक लेने से एक मजबूत और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल को बनाने का आइडिया मिलता है। ऐसा आप प्रैक्टिकली कुछ करके ही सीख सकते हैं। आप इससे जो सीखेंगे आपके स्टार्टअप के लिए ये इन्फॉर्मेशन न्यूज या पहले से मौजूद रिसर्च डाटा पर डिसीजन लेने से ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इससे आपने जिन प्रॉब्लम को फेस किया है उन चीजों को ठीक करने के नए तरीके भी ऑब्जर्व करेंगे और आपके आइडियाज को एक नया शेप मिलेगा। ये बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप का बेस है। इस पार्ट में हम इसे डिटेल में जानेंगे। अपने विजन को क्लियर करने के बाद सबसे पहले अपनी वैल्यू को एस्टेब्लिश करें। एरिक इसे इंजन से समझाते हैं। हर बार जब आप किसी प्रोडक्ट या तरीके में इंप्रूवमेंट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने स्टार्टअप इंजन को रीडिजाइन कर रहे होते हैं और उसे चालू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक बार जब आप उस मोमेंट पर पहुंच जाते हैं जब इंजन चलने के लिए तैयार हो जाता है और चलना शुरू कर देता है, तो आप गियर यानी कि उन स्ट्रेटजीज पर काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वैल्यू एस्टेब्लिश करना इस कॉन्सेप्ट का पहला स्टेप है। इस टाइम आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस सच में लोगों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं। एक बार जब आप ये वैल्यू एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो अगला स्टेप इस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और हर टाइम अपनी ग्रोथ के पीछे का रीजन यानी कि आपके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और अच्छा मैनेजमेंट है, इसे याद रखें। ऑथर बताते हैं कि एक बार जब आप अपनी वैल्यू
और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम बना लेते हैं, तो अगला स्टेप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी कि MVP बनाना होता है, जो आपके प्रोडक्ट का एक ऐसा फिजिकल वर्जन होता है जो आपको बिल्ड फेज में एंटर करने की परमिशन देता है। MVP का आइडिया ये है कि इसे लास्ट एफर्ट के साथ कम से कम टाइम में बनाया जाए। आसान शब्दों में समझे तो आइडिया ये है कि जितनी जल्दी हो सके आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कुछ रिस्पांस मिलना चालू हो जाए, ताकि आप सीखना और अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना शुरू कर सके। इस तरह MVP कम से कम एफर्ट के साथ बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप के साइकिल को चलाने का सबसे तेज तरीका है, ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ सके कि क्या चीज काम की है, उसे बढ़ाएं और बेकार की चीजों को हटाते रहें। MVP का यूज कैसे किया जाता है, इसे समझाने के लिए ऑथर सक्सेसफुल कंपनीज के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ड्रॉपबॉक्स ने अपने प्रोजेक्ट्स, जो उन्हें लग रहा था कि लोगों की इसकी जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इस पर काम शुरू करने से पहले अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए एक वीडियो बनाया, जिसमें उस वैल्यू को बताया जो वो लोगों को देना चाहते थे और जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, और लोगों से इसका फीडबैक देने को कहा कि वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं। इन रिसर्च को बेस बनाकर कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए उसके सफल होने के चांसेस बढ़ गए, जिससे इनके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ने लगी। इसी तरह फैमिली फूड ऑन द टेबल कंपनी सिर्फ एक कस्टमर और एक शेफ के साथ शुरू हुई। शुरू में छोटी शुरुआत करके उन्होंने लोगों की जरूरतों और प्रॉब्लम को समझा और इन्हें फुलफिल करते हुए स्केल करते गए। इसलिए MVP स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप ये अच्छी तरह समझ सके कि कस्टमर सच में क्या चाहते हैं। अपने स्टार्टअप को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के 2 तरीके हैं। इसकी प्रेजेंट कंडीशन को जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से समझना और एक्सपेरिमेंट करके सामने आने वाले किसी भी रिजल्ट को समझना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा या बुरा। फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए लगातार सीखते रहें और जितनी बार जरूरी हो उतनी बार एक्सपेरिमेंट करते रहें। एक इंटरव्यू में जब ऑथर से पूछा गया कि वो कैसे समझते हैं कि कोई स्टार्टअप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ऑथर ने कहा, अगर उसमें बेहतर बदलाव किए जा रहे हैं और कस्टमर्स के नंबर बढ़ रहे हैं और कस्टमर अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसका मतलब वही स्टार्टअप सही रास्ते पर है। चलिए अब थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ग्रो। स्टार्टअप ग्रोथ इंजन वो मैकेनिज्म है जिसका यूज स्टार्टअप सस्टेनेबल ग्रोथ पाने के लिए करते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक सिंपल सा रूल है, कुछ ऐसा करें जिससे कि नए कस्टमर पिछले कस्टमर के जरिए आए। 4 तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। माउथ पब्लिसिटी, ज्यादातर प्रोडक्ट्स की सेल्स में एक कस्टमर के दूसरे को बताने से बहुत तेजी आती है। एग्जाम्पल के लिए, जब ऑथर ने अपना पहला टीवो DVR खरीदा तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो अपने दोस्तों और फैमिली को इसके बारे में बताने से खुद को रोक नहीं पाए और बहुत ही जल्द उनकी पूरी फैमिली उसको यूज कर रही थी। और ऐसा हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में करते ही हैं। प्रोडक्ट यूज के जरिए जितना हो सके अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज करवाएं, क्योंकि फैशन या दिखावे के लिए जब लोग लग्जरी सामान यूज करते हैं तो दूसरे देखकर खुद से उस बारे में जान जाते हैं। जब आप किसी को नए कपड़े पहने या एक नए मॉडल की कार चलाते हुए देखते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फेसबुक और पेपाल जैसे वायरल प्रोडक्ट्स ने इसे अच्छी तरह से यूज किया है। जब कोई कस्टमर पेपाल का यूज करके किसी दोस्त को पैसे भेजता है तो दूसरा दोस्त खुद से पेपाल पर अकाउंट बनाने के लिए मजबूर हो जाता है और इस तरह कंपनी को एक नया कस्टमर मिल जाता है। एड के जरिए ज्यादातर बिजनेस नए कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का यूज करने के लिए अट्रैक्ट करने के पर्पज से प्रमोशन का सहारा लेते हैं। अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि प्रमोशन की पेमेंट को रेवेन्यू के पैसों से किया जाना चाहिए, न कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल से। जब तक एक नया कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट, जिसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ये कस्टमर से मिले प्रॉफिट से ज्यादा है, तब तक आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए इस कॉस्ट को कम से कम करते हुए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करें। बार बार परचेज करने की जरूरत को क्रिएट करें। ऐसा आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स को मंथली या एनुअली मेंबरशिप सेल करके कर सकते हैं। इससे कस्टमर बार बार सामान को खरीदेंगे और आपकी कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती रहेगी। आइए अब हम VLS यानी कि विलेज लॉन्ड्री सर्विस की केस स्टडी के बारे में जानते हैं। बहुत साल पहले इंडिया के कुछ ही घरों में वॉशिंग मशीन हुआ करती थी। क्योंकि ये महंगी होती थी, इसलिए सिर्फ 7% लोग ही इसे खरीदना अफोर्ड कर पाते थे। ज्यादातर लोग अपने हाथों से ही कपड़े धोया करते थे या फिर किसी धोबी से या लॉन्ड्री सर्विस में धुलवाया करते थे। धोबी उन कपड़ों को नदी में लेकर जाते थे। पहले किसी पत्थर पर पटक पटक कर कपड़े साफ किए जाते थे, फिर उन्हें नदी के पानी में धोया जाता था। इतने कपड़ों को धोने से लेकर सुखाने और आयरन करने में धोबी को पूरे 10 दिन लगते थे। फिर जाकर वो कपड़े वापस देता था और ऐसा नहीं था कि कपड़े फिर भी साफ थे। अक्षय मेहरा ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल सिंगापुर में 8 साल तक ब्रांच मैनेजर रहे थे। इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया में पेंटीन और टाइट ब्रांड के पीछे उनका ही माइंड है।
अक्षय मेहरा लोगों को आसान और सस्ती लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते थे। इंडिया वापस आने पर अक्षय मेहरा ने विलेज लॉन्ड्री सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन किया। साथ मिलकर दोनों ने बेस्ट बिजनेस अप्रोच जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उनका पहला एक्सपेरिमेंट एक पिकअप ट्रक में एक वॉशिंग मशीन लोड से किया गया। वो इस ट्रक को बैंगलोर के एक बिजी स्ट्रीट में पार्क कर देते थे। इस पिकअप ट्रक का आइडिया वीएलएस को सिर्फ 58,000 का पड़ा। सबसे पहले तो उन्हें ये पता करना था कि क्या वाकई में लोग अपने कपड़े धुलवाने के लिए उन्हें पैसे देंगे। वैसे कपड़े वहीं सबके सामने ट्रक में लगी मशीन से नहीं धोए जाते थे, वो तो सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए थी। असल में तो कपड़े कहीं और ले जाकर धुलवाए जाते और फिर धुले हुए कपड़े कस्टमर को 24 घंटे में लौटाए जाते थे। वीएलएस ने वो ट्रक एक हफ्ते तक शहर के अलग अलग जगहों पर पार्क किया ताकि उन्हें कस्टमर के बारे में और ज्यादा पता चल सके कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कपड़े धुलवाने के लिए एनकरेज करें। क्या लोगों को फास्टर क्लीनिंग टाइम चाहिए था, या फिर लोग सफाई को लेकर कॉन्शियस थे, या कस्टमर की कोई अलग जरूरत थी। वीएलएस को पता चला कि ज्यादातर कस्टमर को इस बात की फिक्र थी कि कहीं ट्रक उनके कपड़े लेकर ना भाग जाए। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए वीएलएस ने ट्रक के बदले कस्टमर फ्रेंडली मोबाइल कियोस्क यूज करना शुरू किया। अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो कियोस्क को एक ग्रोसरी स्टोर के पास ले गए। मोबाइल कियोस्क से ये भी पता चला कि लोग सिर्फ कपड़े ही धुलवाना नहीं चाहते बल्कि उन्हें प्रेस भी करवाना चाहते हैं। और उन्हें यह भी बात मालूम हुई कि कुछ कस्टमर 4 घंटे में धुले और प्रेस किए कपड़ों के बदले दुगना पैसा देने के लिए भी तैयार थे। वीएलएस का यह एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। बाद में वो एक फाइनल प्रोडक्ट लेकर आए जो 3x4 फीट का एक मोबाइल कियोस्क था, जिसमें एक प्रो स्टेट वॉशिंग मशीन के साथ एक ड्रायर भी था। ये कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट और साफ पानी का इस्तेमाल करते। इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई और बैंगलोर में विलेज लॉन्ड्री सिस्टम के 14 मोबाइल कियोस्क चलने लगे। सीईओ अक्षय मेहरा ने प्राउडली कहा, पिछले साल हमने अपने सभी आउटलेट से टोटल 10,000 से ज्यादा लोगों को सर्विस दी है। ज़ेप्टो की स्टोरी की तरह ही हम देख सकते हैं कि कैसे लीन स्टार्टअप का प्रिंसिपल वीएलएस ने भी अप्लाई किया। अक्षय मेहरा भी अपने स्टार्टअप को लेकर पहले अनसर्टेन थे। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि लोग उनकी लॉन्ड्री सर्विस का भरोसा करेंगे भी या नहीं। दूसरी बात, उन्होंने स्टार्टिंग प्रोडक्ट को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर निकाला। पिकअप ट्रक उनका एमवीपी यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट था, जिसमें कोई खास पैसा खर्च नहीं हुआ था, ना ही इसे डेवलप करने में ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ा। वो इस कम इन्वेस्टमेंट वाले रिस्क पे अपने कॉन्फिडेंस को काफी आसानी से टेस्ट कर सकते थे। तीसरी बात, वीएलएस कस्टमर के फीडबैक से बिल्ड, मेजर, लर्न और क्रिएट कर पाया। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि लास्ट में उन्हें ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मिला जो कस्टमर की नीड को पूरा कर रहा था, और ये बहुत बड़ा रीजन रहा जिसे विलेज लॉन्ड्री सर्विस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन गया। क्या होता अगर वीएलएस मार्केट लॉन्च से ही पहले अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेते? क्या होता अगर वो सालों तक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही प्लान करते रहते? क्या होता अगर उन्होंने प्रोडक्ट शुरू करने से पहले मार्केट सर्वे करवाया होता? ये सब तो बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीके हैं जो किसी भी बिजनेस से पहले अपनाए जाते हैं, मगर ये पुराने तरीके किसी स्टार्टअप के लिए कभी कभी काम नहीं करते। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत अनसर्टेन सिचुएशन शामिल होती है। इसलिए इस टाइम स्टार्टअप को ना तो ऐसे प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए और ना ही स्ट्रेटेजी में इतना टाइम लगाना चाहिए जो सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। दरअसल जब तक आप अपने असली कस्टमर से डील नहीं करते तब तक आप 100% श्योर नहीं हो सकते। किसी भी नए बिजनेस के लिए बेहतर होगा कि छोटी शुरुआत की जाए। एक्सपेरिमेंट और बिल्ड, मेजर, लर्न मेथड की हेल्प से लास्ट में आपको एक परफेक्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हम ग्रुपऑन कंपनी की केस स्टडी के बारे में समझते हैं। क्या आपने ग्रुपऑन का नाम सुना है? ये पहली ऑनलाइन साइट थी जो कस्टमर को ग्रुप कूपन प्रोवाइड करती थी। इसकी बढ़ती हुई सक्सेस को देखकर ही कई दूसरी साइट्स ने भी ग्रुपऑन को कॉपी करना शुरू कर दिया। मगर ऐसा नहीं था कि ग्रुपऑन रातों रात चल पड़ी। ग्रुपऑन के सबसे पहले कस्टमर थे 20 लोगों का एक ग्रुप जिन्होंने बाय वन टेक वन पिज्जा कूपन लिए थे। एंड्रयू मैसन जो उसके फाउंडर थे, पहले से सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मैसन और उनकी टीम ने एक एमवीपी तैयार किया। ग्रुपऑन एक वर्डप्रेस ब्लॉग के तौर पर शुरू हुआ था जिसमें मैसन और उनकी टीम रोज कुछ न कुछ पोस्ट करती थी। उनका पहला ब्लॉग था, ये टी शर्ट रेड कलर और लार्ज साइज में अवेलेबल है, अगर आप कोई अलग कलर या साइज लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ग्रुपऑन के पास तब तक ऑर्डर के लिए एक फॉर्म तक नहीं था। आइडिया बहुत सिंपल था मगर ये काम कर गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि वाकई में इसकी डिमांड है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्हें ग्रुपऑन काम की चीज लगा। उसके बाद मैसन और उनकी टीम ने फाइल मेकर प्रोग्राम से असली कूपन बनाए। ग्रुपऑन का पहला कूपन एक पीडीएफ फॉर्मेट में था। वो इन पीडीएफ कूपन को सीधे कस्टमर को मेल कर देते। अपने पहले साल में ग्रुपऑन कंपनी जैसे तैसे चीजें मैनेज करने में लगी रही, लेकिन उनके इस सफर में वर्डप्रेस ब्लॉग, फाइल मेकर पीडीएफ और उन 20 कूपन पिज्जास की भी खास जगह है। कंपनी की ग्रोथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही। वो अपने टाइम में $1 बिलियन के बेंचमार्क तक पहुंचने वाली सबसे तेज कंपनी बनी।
आज ग्रुपॉन लोकल बिजनेस को नए कस्टमर ढूंढने में हेल्प करती है। ये दुनिया की अलग अलग 375 कंट्रीज में स्पेशल अफोर्डेबल डील प्रोवाइड करती है। इस तरह MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का काम कस्टमर की डिमांड का पता लगाकर स्टार्टअप की हेल्प करना है। इसलिए MVP सस्ती, इजी और क्विकली डेवलप की जा सकती है। इसके जरिए स्टार्टअप जल्द ही अपना बिल्ड मेजर लर्न साइकिल शुरू कर सकता है। ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करने में प्रोडक्ट को एक लंबे डेवलपमेंट पीरियड से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे परफेक्शन मिलती है। मगर MVP के तरीके ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये स्टार्टअप के लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन बनाने में काफी हेल्पफुल है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि MVP आपको बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कई सवालों के जवाब अपने आप ही दे देती है। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी लीन स्टार्टअप की बुक समरी। आइए हमने जो कुछ भी सीखा उसे वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको याद रहें। लीन स्टार्टअप मेथड में 5 इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। नंबर 1, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी नया बिजनेस आप गैराज से ही शुरू करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से शुरू करते हैं। एक स्टार्टअप में आप पहले से ही कुछ प्रोडक्ट नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नई सर्विस या प्रोडक्ट शुरू करती है वो उसका स्टार्टअप होता है, क्योंकि तब उसे उसके चलने या ना चलने का कोई पक्का भरोसा नहीं होता। इसलिए लीन स्टार्टअप हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर और हर साइज की कंपनी पर अप्लाई होता है। दूसरे नंबर पर आता है मैनेजमेंट। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं है। उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग भी स्टार्टअप में शामिल होते हैं और उन लोगों या उस इंस्टीट्यूट को एक स्पेशल तरीके से मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्टार्टअप के बारे में बेहद अनसर्टेन है। नंबर 3, वैलिडेट लर्निंग, जिसका मतलब है ऐसे एक्सपेरिमेंट जो बिजनेस में ये जानने के लिए किए जाते हैं कि उन एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट बिजनेस के ऊपर कैसा पड़ेगा। ये उसी तरह से है जैसे कोई साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है, और ये एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि बिजनेस लंबा टिके यही स्टार्टअप का गोल होता है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं है। चौथे नंबर पर है बिल्ड मेजर लर्न। किसी भी स्टार्टअप के प्राइमरी टास्क होते हैं आइडिया से नई प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर का फीडबैक मेजर करना और उस फीडबैक से सीखना कि ये चीज आगे चलने वाली है या नहीं। नंबर 5 है प्रोग्रेस। आपके स्टार्टअप को बिल्ड मेजर लर्न साइकिल के हिसाब से चलने की आदत होनी चाहिए। फीडबैक मिलते ही इसे अपनी कमियों पर काम कर लेना चाहिए। एक सस्टेनेबल बिजनेस अचीव करने के लिए अपने किस प्रोसेस पर आगे बढ़ना है और काम करना है, ये स्टार्टअप को पता होना चाहिए। थैंक यू। टीम वर्क, प्रदीप ठाकुर। अध्याय 1, सामूहिक कार्य का महत्व। एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना प्रगति है, एक साथ कार्य करना सफलता है। ये शब्द हेनरी फोर्ड द्वारा कहे गए हैं। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड के शब्दों को ध्यान से पढ़ें। जब वे कहते हैं कि एक साथ आना शुरुआत है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? यही कि बिना एक साथ आए कोई कार्य शुरू ही नहीं हो सकता है। एक साथ आए बिना किसी समाज या संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन यदि किसी समाज या संगठन को आगे बढ़ाना है तो एक साथ आना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए एक साथ रहना भी पड़ता है। लेकिन कोई समाज या संगठन तब सफल होता है जब सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जी हाँ, अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड से पहले किसी ने भी बड़े पैमाने पर कार निर्माण के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उसने संयोजन श्रृंखला असेंबली लाइन तकनीक से मॉडल टी कार का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर मोटर वाहन उद्योग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। संयोजन श्रृंखला तकनीक के माध्यम से फोर्ड ने सामूहिक कार्य की अनंत संभावनाओं का जीवंत प्रदर्शन किया। तभी तो वे दावा करते थे, अगर हर कोई एक साथ आगे बढ़ रहा है तो सफलता खुद ही अपना ख्याल रखती है। याद रहे कि फोर्ड को विश्व इतिहास के सबसे अधिक प्रभावशाली उद्यमियों कारोबारियों की सूची में पहले स्थान पर रखा जाता है। अकेला सफल होना संभव नहीं। फोर्ड ही क्यों, आप किसी भी सफल व्यक्ति का नाम लीजिए, उसकी सफलता की तह में जाइए तो आपको साफ क्या पता चलेगा? यही कि उसकी सफलता सिर्फ उसी के काम का नतीजा नहीं है, बल्कि उसके पीछे व्यक्तियों का एक समूह काम कर रहा है। खैर, अब आप बताइए कि आपका नायक हीरो कौन है? क्या आपने अभी तक यह नहीं सोचा है कि आपका नायक कौन है? चलिए अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। आप किन लोगों की सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं? आप किसके जैसा बनने का सपना देखते हैं? वे लोग कौन हैं जो आपको सबसे अधिक उत्साहित, रोमांचित व प्रेरित करते हैं? क्या आप इन महान कारोबारियों के प्रशंसक हैं जिन्होंने भारतीय उद्योग व्यापार जगत के परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया था? आप 21वीं सदी के प्रौद्योगिकी महानायकों बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, लैरी पेज व सर्गी ब्रिन, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग,
सहित खेल, संगीत, सिनेमा, विज्ञान, राजनीति आदि क्षेत्रों के दिग्गजों में से भी किसी को अपना नायक चुन सकते हैं, जिनका उल्लेख मैंने नहीं किया है। जी हाँ, हम लोगों में हर कोई सफलता हासिल करने वालों का गुणगान करते हैं। हम विशेष रूप से उन पथ प्रदर्शकों, निर्भीक लोगों को पसंद करते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हैं। हमें अच्छा लगता है जब किसी ग्रामीण क्षेत्र का कोई बालक सेना का बड़ा अधिकारी बन जाता है या फिर ओलंपिक का खिलाड़ी या वैज्ञानिक या राजनेता बन जाता है। जरा सोचिए, यदि इतालवी खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक महासागर के पार जाने के लिए 4 भीषण समुद्री अभियानों का नेतृत्व करने की हिम्मत न जुटाई होती तो फिर एशिया व यूरोप के बीच नई दुनिया, पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिका सहित कैरिबियाई व बरमूडा द्वीप समूहों का कैसे पता चल पाता। वैसे तो कोलंबस ने स्पेन के कैथोलिक सम्राटों के संरक्षण में यूरोपीय उपनिवेशवाद को फैलाने के लिए वे यात्राएं की थी, लेकिन उन साहसिक अभियानों ने ही समूची दुनिया को एक करने का रास्ता साफ किया था। इसी तरह यदि सोवियत रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने वोस्तोक अंतरिक्ष यान में बाह्य अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी की कक्षा पूरी करने की हिम्मत न जुटाई होती तो क्या हम चांद, मंगल या अन्य ग्रहों पर जाने की सोच भी पाते। लेकिन चाहे कोलंबस हो या गागरिन या कोई भी, सभी की सफलताओं के पीछे बहुत से लोगों का सामूहिक योगदान रहा है। हम सभी जर्मनी में जन्मे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। उसने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जिसे गुरुत्वाकर्षण का ज्यामितीय सिद्धांत जियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत को परिमाण यांत्रिकी के साथ साथ आधुनिक भौतिकी के 2 स्तंभों में से एक माना जाता है। आइंस्टाइन के कार्यों ने मनोविज्ञान की प्रमुख शाखा विज्ञान का दर्शन, फिलोसफी ऑफ साइंस पर विशेष प्रभाव डाला था, लेकिन उन्हें सबसे अधिक द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, मास एनर्जी एक्विलेंस समीकरण के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण कहा जाता है जो द्रव्यमान व ऊर्जा के बीच के संबंध बताता है। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने परमाणु बम की क्षमताओं का खुलासा कर अपने जीवन काल में ही दुनिया को बदल कर रख दिया था और उसका नाम उच्च प्रतिभा का प्राय बन गया था। वास्तविकता भी यही है कि आइजैक न्यूटन के बाद से अब तक की किसी अन्य वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन से बेहतर काम नहीं किया। यही कारण है कि 1999 में टाइम पत्रिका ने आइंस्टाइन को सदी का व्यक्ति, पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी भ्रामक धारणा यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन क्रांतिकारी सिद्धांतों को बिल्कुल एकाकीपन में खोजा था। शुक्र है आइंस्टाइन ने खुद ही इस भ्रम का खुलासा कर दिया था। अक्सर मैं सोचता हूँ कि मेरे बाहरी व आंतरिक जीवन के निर्माण में मेरे कितने सगी संबंधियों, संगी साथियों, जीवित एवं मृत दोनों की मेहनत का योगदान रहा है और मैंने जो प्राप्त किया है उसे वापस लौटाने में मुझे स्वयं कितनी कोशिश करनी होगी। 20वीं सदी को अमेरिका की सदी माना जाता है क्योंकि उस दौरान वहां ऐसे कई प्रभावशाली राजनेता, नवाचारी उद्यमी व प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने कार्यों से समूची दुनिया को प्रभावित किया। 21वीं सदी में भी अमेरिकी लोग काफी आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से उनमें से सभी व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ही प्रतिभाशाली लोग थे और अभी भी हैं, लेकिन थोड़ी तह में जाए तो साफ हो जाता है कि यदि उनके पीछे सक्षम कार्यदल, टीम काम नहीं कर रहा होता तो वे दुनिया को चमत्कारिक कर देने वाली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाते। वैसे सच्चाई यह भी है कि पूंजीवादी अमेरिका व्यक्तिगत अहम को प्रोत्साहित करता हुआ नजर आता है। व्यक्तिगत यशोगान का शोर इतना ज्यादा है कि आम लोग यदि भ्रम पाल लेते हैं कि उनकी उपलब्धियां सिर्फ उन्हीं की हैं, लेकिन चाहे वह औद्योगिक क्रांति का दौर रहा हो या फिर कंप्यूटर व अंकीय क्रांति, डिजिटल रेवोल्यूशन का चमकते सितारों के पीछे अनगिनत लोगों का योगदान है। सामूहिक कार्य क्यों जरूरी है? हम ये कहावत सुनते आए कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा दूसरे योग्य व्यक्ति होते हैं। सच भी यही है कि बड़ी सफलता का वैभवशाली भवन किसी एक व्यक्ति के दम पर खड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी मजबूत नींव से लेकर शिखर तक में अनेक का खून पसीना लगा होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सामूहिक कार्य के बिना बड़ी सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है तो फिर हम व्यक्ति विशेष के सिर पर सफलता का सेहरा क्यों बांध देते हैं? थोड़ी सी तह में जाए तो पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अमेरिकी पीढ़ी में निरंकुश व्यक्तिगत जीवन शैली को अपनाने व व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न मनाने की होड़ शुरू हुई थी। इसका नतीजा क्या निकला? जिस सामूहिक कार्यशैली की बदौलत अमेरिका में रचनात्मक पूंजीवाद का विकास हुआ था और उसे अघोषित महाशक्ति बना दिया था, उसका लगातार ह्रास होता चला गया और व्यक्तिवादी कार्यशैली के चलते व्यक्तिगत साठ गांठ पर आधारित घनिष्ठ पूंजीवाद
के पांव पसारना शुरू कर दिया। इसका नतीजा सबके सामने है। विश्व की अधिकांश संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होता चला गया और गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। वैसे तो अमेरिका ने अभी भी बहुत हद तक इस बीमारी के असर को फैलाने से रोका हुआ है, लेकिन रूस व भारत जैसे देशों में अमीर गरीब की खाई लगातार चौड़ी होती गई है। खैर, असल मुद्दा यह है कि यदि किसी व्यक्ति, समाज या देश को बड़ी सफलता हासिल करनी है, उसे सामूहिक शैली विकसित करनी होगी। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सहयोग भावना, टीम स्पिरिट को विकसित किए बिना किसी प्रभावी कार्यदल, इफेक्टिव टीम का गठन संभव नहीं होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सफलता को सुनिश्चित कर पाना भी संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मुद्दा यह नहीं है कि कार्यदल टीम का अपना कोई महत्व है या नहीं। असल मुद्दा तो यह है कि क्या हम व्यक्तिगत तौर पर इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और स्वयं को सामूहिक खिलाड़ी, टीम प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं। सच तो यही है कि अकेले अकेले महान सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अकेले ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता जिसकी कोई वास्तविक उपयोगिता हो। आप मानव जाति के इतिहास पर नजर दौड़ाएं, आप ऐसा कोई भी काम नहीं खोज पाएंगे जो किसी अकेले व्यक्ति द्वारा संभव हुआ हो। जी हाँ, आप ऐसा एक भी काम नहीं खोज सकते, क्योंकि कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जिसमें किसी दूसरे ने योगदान न किया हो। यह मानव सभ्यता असंख्य लोगों की मेहनत का सामूहिक नतीजा है। दार्शनिक तथ्य भी यही है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। आप अपने आप में कुछ भी नहीं है। आपका महत्व तभी तक है जब आप दूसरों के साथ में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति लिंडस बेंस जॉनसन कहा करते थे, ऐसी कोई समस्या नहीं जिन्हें हम आपस में मिलकर हल नहीं कर सकते, और शायद ही ऐसी कोई समस्या हो जिसे हम अपने आप हल कर सके। विश्व भर के शिक्षाविदों, कार्यकारियों ने सामूहिक कार्य, टीम वर्क की जरूरत पर बल दिया है। सामूहिक कार्य के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला, रचनात्मकता व सीखने को बढ़ावा। जब लोग एक टीम पर एक साथ काम करते हैं तो रचनात्मकता पनपती है। एक समूह के रूप में विचारों पर माथापच्ची बासी दृष्टिकोण को रोकता है, जो कि अक्सर अकेले काम से बाहर आता है। कार्यदल के प्रत्येक सदस्य के अद्वितीय दृष्टिकोण के मेल से अधिक प्रभावी समाधान निकलता है। ध्यान रहे कि आपने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जो कुछ भी सीखा है वह अक्सर आपके सहकर्मियों से पूरी तरह से अलग होता है। इस प्रकार सामूहिक कार्य साझा ज्ञान को अधिकतम स्तर तक ले जाता है और आपको नए कौशल सीखने में मदद करता है, जिसका उपयोग आप अपने बाकी के पेशेवर जीवन में भी कर सकते हैं। जब एक परियोजना पर आप एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह सीखने का उत्साह पैदा करता है, जिसका एकाकी काम में आमतौर पर अभाव होता है। ऐसे में आप अपने कार्यदल के बाकी साथियों के साथ नई खोजों को साझा करने में सक्षम होते हैं। यह कर्मचारियों को तो उत्साहित करता ही है, इससे व्यक्तिगत व सामूहिक ज्ञान को भी बढ़ावा मिलता है। नंबर 2, पूरक व अनुपूरक शक्तियों का सम्मिश्रण। एक साथ मिलकर काम करना कर्मचारियों को अपने कार्यदल के साथियों की सामूहिक प्रतिभाओं के व्यापक आधार पर नए निर्माण करने की सुविधा देता है। हो सकता है कि आपकी अपनी ताकत रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग हो, जबकि आपका सहकर्मी संगठन व योजना बनाने की विशेष क्षमता रखता हो। तो अपनी क्षमताओं को कार्यदल के दूसरे साथियों के साथ साझा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कार्यदल का हर सदस्य एक दूसरे का पूरक, कॉम्प्लीमेंट व अनुपूरक सप्लीमेंट होता है। इस तरह सामूहिक कार्य व पूरक व अनुपूरक शक्तियों का सम्मिश्रण बनता है। अक्सर कार्यदल एक साथ मिलकर अच्छा काम कर पाता है क्योंकि कार्यदल के सदस्य व्यक्तिगत प्रतिभा को सामने लाने में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इन कुशलताओं के विकास की प्रक्रिया का अवलोकन कर आप उपहारों का गठबंधन करना और ज्यादा शक्तिशाली कार्यदल का निर्माण करना सीख सकते हैं। जब आप अपने सहकर्मियों को एक ही कार्य में अलग दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए देखते हैं तो आपको अपने तरीके को समायोजित करने व सुधारने का मौका मिलता है। नंबर 3, सामूहिक विश्वास का निर्माण। अन्य लोगों पर निर्भरता सामूहिक विश्वास पैदा करता है और सामूहिक कार्य सहकर्मियों के साथ मजबूत रिश्ते स्थापित करता है। कभी कभी असहमति के बावजूद एक प्रभावी कार्यदल एक साथ काम में आनंद महसूस करता है और मजबूत बंधन को साझा करता है। जब आप किसी सहकर्मी पर भरोसा रखते हैं तो आप एक रिश्ते की नींव स्थापित कर रहे हैं जो मामूली संघर्ष सहन कर सकता है। अपने साथियों पर भरोसा करना सुरक्षा की भावना भी प्रदान करता है जो विचारों को उभरने की अनुमति देता है। यह कर्मचारियों को आपस में खुलने और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में
मदद करता है। जब आप सामूहिक रूप से काम करते हैं तो खुला संचार उसकी कुंजी होती है और विशेष रूप से मुश्किल समूह परियोजनाओं में प्रभावी समाधान पैदा करता है। आपसी विश्वास के बिना कार्यदल बिखरना शुरू हो जाता है और सौंपी गई परियोजना में सफल नहीं हो पाता। महान कार्यदल एक दूसरे को ऊपर की तरफ ठेलता है और एकजुट समूह के गठन के लिए अलग अलग सदस्यों को मजबूत बनाता है। एक साथ काम करके कर्मचारी को सीख मिलती है कि जीत व हार कार्यदल के हर किसी सदस्य को प्रभावित करती है। सामूहिक कार्य एक दूसरे के अलग अलग क्षमताओं में विश्वास को जरूरी बनाता है। नंबर 4, विवाद समाधान कुशलताओं की शिक्षा। जब आप अद्वितीय लोगों के समूह को एक साथ रखते हैं, उनके बीच में अनिवार्य रूप से विवाद भी होता ही है। कार्यदल के सदस्य अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी कार्यशैली व आदतें भी अलग अलग होती हैं। जब इनके अद्वितीय दृष्टिकोण सबसे सफल कार्य की रचना करते हैं तो वे नाराजगी भी पैदा कर सकते हैं, जो जल्द ही विवाद में बदल जाता है। जब सामूहिक कार्य परिस्थितियों में विवाद उठता है तो कार्यदल के सदस्य शीर्ष प्रबंधन के सामने जाने की बजाय अपने आप ही विवाद को सुलझाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अपने स्तर पर विवाद समाधान एक प्रकार का कौशल है। कार्यदल के सदस्य भविष्य में इस कौशल का उपयोग खुद को कार्यकुशल प्रबंधक बनाने में कर सकते हैं। नंबर 5, व्यापक स्वामित्व भावना को बढ़ावा। सामूहिक परियोजनाएं कार्यदल के सदस्यों को उनके योगदान पर गर्व महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाधाओं से निपटना व एक साथ मिलकर उल्लेखनीय कार्य भी रचना करना कार्यदल के सदस्यों को परिपूर्णता महसूस कराते हैं। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यदल के सदस्यों को संगठन से जुड़ा हुआ महसूस करने का मौका देता है। यह अपने संगठन के प्रति निष्ठा को मजबूत बनाता है और कार्यदल के सदस्यों के बीच कार्य संतुष्टि की स्थितियों को ऊंचाई की ओर ले जाता है। सामूहिक कार्य केवल कार्यदल के सदस्यों के लिए ही मददगार नहीं है, यह लंबे समय में नियोक्ता के लिए भी उतना ही लाभप्रद साबित होते हैं। कार्यदल के जो सदस्य अपने कार्यस्थल के साथ जुड़े होते हैं, उनके अपने संगठन के साथ बने रहने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। जब किसी संगठन या कंपनी के कर्मचारी अपनी नौकरियों को छोड़ते हैं तो अक्सर वेतन कम होने का हवाला देते हैं और उनकी दूसरी आम शिकायत यह होती है कि उनका योगदान महत्व का नहीं दिखाई देता। सामूहिक कार्य लोगों को कंपनी के साथ मिले हुए होने और बड़ी तस्वीर को जोड़ने का मौका देती है। नंबर 6, स्वस्थ जोखिम को प्रोत्साहन। किसी परियोजना पर अकेले काम कर रहा कर्मचारी शायद ही अपनी सीमा से बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करता है। जब अकेले काम करते हुए परियोजना असफल होती है तो उसका खामियाजा सिर्फ उसे उठाना पड़ता है। इसके उलट भले ही किसी सामूहिक परियोजना की सफलता का पूरा श्रेय आपको न मिले, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर किया गया सामूहिक कार्य असफल काम की जिम्मेदारी को भी सभी के बीच फैला देता है। कार्यदल के रूप में काम करना उसके सदस्यों को ज़्यादा जोखिम उठाने का मौका देता है, क्योंकि असफलता की स्थिति में उनके पास सहारा देने के लिए समूचा समूह होता है। इसी तरह कार्यदल के रूप में सफलता का साझा करना संबंध जोड़ने वाला अनुभव प्रदान करना है। एक बार जब कार्यदल एक साथ सफल हो जाता है तो उनके विचार मंथन सत्र बिना किसी हिचकिचाहट के क्रांतिकारी विचार पैदा करने लग जाते हैं। कई मामलों में सबसे जोखिमपूर्ण सबसे अच्छा विचार साबित हो सकता है। सामूहिक कार्य सदस्यों को लीक से हटकर सोचने की स्वतंत्रता की भी अनुमति देता है। भले ही कार्यदल में कोई मैं न हो, लेकिन फिर भी सामूहिक कार्य सदस्यों को व्यक्तिगत स्तर पर लाभ दे सकता है। प्रतिस्पर्धी स्वभाव को व्यक्तिगत विकास के रूप में कार्यस्थल में घुसने की अनुमति न दी। इसकी बजाय झगड़ों को सुलझाना और साथियों पर भरोसा करना सीखें, ताकि वे अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों का योगदान करें और कार्यस्थल में और अधिक प्रभावशाली परिणामों की रचना के लिए एक दूसरे की कुशलता पर भरोसा करें। समूह से क्यों दूर भागते हैं हम? शायद हर किसी को पता है कि सामूहिक रूप से काम करना न केवल आसान है बल्कि ज़्यादा कारगर भी है। फिर भी हर जगह यह देखने को मिलता है कि अधिकांश लोग सामूहिक कार्य टीम वर्क से भाग खड़े हो जाते हैं। वे ताल ठोकने लगते हैं कि वे अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिवादी कार्य व्यवहार के पीछे कई कारण बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। अहम ईगो, हर व्यक्ति में आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम या आत्म महत्व सेल्फ इम्पोर्टेंट की भावना होती है, जिसे साधारण अर्थों में अहम या अहंकार ईगो कहा जाता है। इसी अहम के चलते बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं कि सब कुछ कर पाना अकेले उनके बूते की बात नहीं हो सकती। वे अपने को किसी से कम
समझने को तैयार नहीं होते, इसलिए न तो वे दूसरों की क्षमता को परख पाते और न ही दूसरों को महत्व दे पाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति का अहम ही सामूहिक कार्य भावना के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि अक्सर सक्षम लोगों से गठित सामूहिक कार्यदल भी प्रभावी नहीं हो पाते। यह ऐसी भयानक समस्या है जो जगह जगह देखने को मिलती है। हर संगठन, कंपनी और यहाँ तक कि हर परिवार व्यक्तिगत अहम की समस्या से जूझ रहा है। संयुक्त परिवार के तेजी से विघटन का मूल कारण व्यक्तिगत अहम ही है और दाम्पत्य संबंधों में बिखराव का कारण भी यही है। आखिर हम जीवन की इस सच्चाई को मानने को तैयार क्यों नहीं है कि न तो कोई पुरुष असाधारण है और न ही कोई स्त्री। परिवार, संगठन, समाज या देश का हर व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे के पूरक हैं और अनुपूरक भी हैं। एक की कमी को दूसरा पूरा करता है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि क्या आप हर काम स्वयं कर सकते हैं। असल मुद्दा यह है कि कितनी जल्दी आप यह समझ पाते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आप अकेले बहुत आगे तक नहीं जा सकते, कोई महान काम नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए आपको दूसरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी और जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो ही आप सही मायने में किसी सामूहिक कार्यदल का सार्थक हिस्सा बन सकेंगे। सामूहिक कार्यदल की बदौलत कोई व्यक्ति कितनी बड़ी सफलता की सुनिश्चित कर सकता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है स्कॉटिश अमेरिकी उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी। पीछे हमने विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली कारोबारियों की सूची में कार्नेगी के बारे में थोड़ा पढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी कार्नेगी स्टील कंपनी के जरिए किस तरह इस्पात उद्योग का भारी विस्तार किया था और अमेरिका को कृषि प्रधान देश से विश्व की औद्योगिक महाशक्ति बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। बहुत ही संघर्षपूर्ण बचपन बिताया था कार्नेगी ने। डनफ्रम लाइन में पैदा हुआ और कार्नेगी अपने गरीब माता पिता के साथ अमेरिका आया था। बुनकर पिता व घरेलू कामकाज करने वाली माता का सहयोग करने के लिए उसने 13 साल की उम्र में कपास कारखाने में अरेटन बदलने का काम शुरू कर दिया था। फिर तार संदेशवाहक की नौकरी करता हुआ तार यंत्र परिचालक बन गया। उसके बाद लोहा इस्पात उद्योग में निवेश करते हुए उसने कार्नेगी स्टील की स्थापना कर ली थी। फिर कार्नेगी ने धीरे धीरे प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते कार्नेगी स्टील दुनिया की सबसे बड़ी पिग आयरन इस्पात, रेल व कोक निर्माता बन गई थी, जिसका अमेरिका के लगभग 70% इस्पात उद्योग पर कब्जा हो गया था। कार्नेगी ने अपनी सफलता का राज खोलते हुए कहा था, आपके विकास में यह एक बड़ा कदम साबित होता है जब आप समझ जाते हैं कि जो आप अकेले करना चाहते हैं उसे आप दूसरों की मदद से कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साफ है कि यदि आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत अहम त्याग कर दूसरों की मदद हासिल करने के लिए सक्षम कार्यदल का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। असुरक्षा की भावना। सामूहिक कार्य भावना के विकास में प्रभावी कार्यदल के गठन के रास्ते की दूसरी सबसे बड़ी बाधा है असुरक्षा की भावना। आप जहां भी काम कर रहे हो आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो अपने मातहत काम करने वाले प्रतिभाशाली सहयोगी से ही ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह व्यक्ति अपनी कमजोरियों के चलते असुरक्षा की भावना का शिकार हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि किसी कार्यदल के नेतृत्वकर्ता के रूप में वह न केवल स्वयं असफल होता है बल्कि अपने संगठन को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। आप जरा गौर से देखें, जहां कहीं भी आपको विघटन नजर आता है वहीं पर आपको असुरक्षा की भावना से ग्रसित नेतृत्वकर्ता भी नजर आ जाएगा। हाँ, देखने की बात यह भी है कि कहीं आप भी असुरक्षा की भावना से ग्रसित व्यक्ति तो नहीं है। घबराने की बात नहीं है, यह बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक बीमारी है जो अधिकतर लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। याद रखें, अपने भीतर असुरक्षा की भावना की चेतावनी संकेतों की खोज करना और उनको पनपने देने से रोकना भी आत्मनियंत्रण व्यक्ति की कुशलता है। सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह एक आवश्यक कला है, क्योंकि आप दुनिया की नज़रों में भले ही कैसा भी दिखने की कोशिश करते हो, आपके अंदर की असुरक्षा भावना हमेशा सामने ही आ जाएगी। क्या इन संकेतों में से कोई भी आपको जाना पहचाना सा लगता है? कहीं आप चुनौतियों से दूर तो भाग नहीं रहे? यदि आप असुरक्षा की भावना के शिकार हैं तो आप किसी प्रकार का जोखिम लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप सफल होने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करते। आप सूचनाओं को स्वाभाविक रूप से साझा नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि संचार सशक्तिकरण का एक रूप है। फिर हो सकता है कि आप नई चुनौतियों के प्रति बचाव की मुद्रा में आ जाएं, और यदि ऐसा हुआ तो आप खुलकर मिलने जुलने व बातचीत करने से कतराने लगेंगे। कहीं आप स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे?
यदि आप अपने साथियों के कामकाज की तुलना में स्वयं के प्रदर्शन के बारे में, अपने कार्यदल की कार्यशैली की बजाय अपने शौक के बारे में, कितने अच्छे तरीके के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है की बजाय आपको कैसे पेश किया जा रहा है के बारे में ज़्यादा चिंतित है, तो आपको मान लेना चाहिए आप सफल नेतृत्वकर्ता नहीं बन पा रहे हैं। और इसका सबसे संभावित कारण यह है कि आप असुरक्षा की भावना के शिकार हो रहे हैं। कहीं आप दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करने से कतराने तो नहीं लगे हैं। असुरक्षित नेतृत्वकर्ता लोगों को अपने लिए काम करते हुए देखना पसंद करते हैं, न कि खुद को उनके साथ मिलकर काम करता हुआ। यदि उनके कार्यदल के किसी साथी को सार्वजनिक समर्थन प्राप्त होता है और उसमें उनकी चर्चा नहीं होती है तो वे जलन महसूस करते हैं। यदि आपको अपने साथियों के विकास में निवेश करने, उन्हें बेहतर, होशियार व ज़्यादा तेज बनाने के लिए जरूरी सुविधाओं की लैस करने का विचार स्वयं के लिए खतरा पैदा करने वाला लगता है, तो यह तय है कि आप असुरक्षा की भावना के शिकार हो चुके हैं। कहीं आप दूसरे का निरादर तो नहीं करने लगे हैं। जब आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो अपने लिए आदर हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। खुद को आगे बढ़ाने के लिए कई बार आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको खुद की स्थिति अपर्याप्त लग रही होती है और आप दूसरों का अपमान कर खुद को तरक्की देने की कोशिश भी करते हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप सब कुछ जानते हैं। असुरक्षित नेतृत्वकर्ता को स्वयं को महत्वहीन व अयोग्य दिखाने से डर लग और वे इसकी भरपाई सब कुछ जानने का नाटक से करते हैं। वे कभी कभार ही सवाल करते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो वे लगभग कभी भी उत्तर का इंतजार नहीं करते। कहीं आप खुद को बंद दरवाजे के भीतर तो नहीं देख रहे हैं। यदि आप स्वयं को अपने कर्मचारियों, सहकर्मियों, ग्राहकों या अपने पीछे चलने वालों को सुरक्षित दूरी रखने की कोशिश करते हैं तो आप इस डर को स्थान देते हैं कि आपकी अक्षमता या योग्यता सबके सामने आ जाएगी। यही आशंका आपको बेहद निजी जानकारी को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। कहीं आप झगड़ों को निपटाने से कतरा तो नहीं रहे। असुरक्षित नेतृत्वकर्ता पसंद किए जाने की भावना से प्रेरित होते हैं। वे चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचे, इसलिए वे अक्सर झगड़ों से निपटने से मना कर देते हैं और वे इस डर के सारे संवेदनशील मुद्दों से मुंह चुराने लगते हैं कि एक पक्ष या दूसरा पक्ष उन्हें पसंद करना छोड़ देगा। हम सभी में समय समय पर असुरक्षा की ओर जाने की प्रवृत्तियां हैं, लेकिन यदि आप असुरक्षा भावना से जन्म लेने वाले हानिकारक व्यवहार की तरफ न जाना सुनिश्चित करें तो आप बहुत ही अच्छा नेतृत्वकर्ता, शासक व व्यक्ति बन सकेंगे। अध्याय 2, सामूहिक कार्य का प्रभाव। प्रतिभा खेल जीतती है, लेकिन सामूहिक कार्य व बुद्धिमत्ता प्रतियोगिताएं जीत जाती है। ये शब्द माइकल जॉर्डन द्वारा कहे गए हैं। माइकल जॉर्डन विश्व इतिहास का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। क्या आपको पता है कि 1980 और 1990 के दशक में खेल प्रशंसक उससे प्रेरित नहीं होते थे, लेकिन उसकी अंतिम 2 छलांग, हवाई डुबकियों व दृढ़ता पूर्वक बचाव की मुद्रा वाली तस्वीरों ने उसे भीड़ को खुश रखने वाला सबसे पसंदीदा खिलाड़ी बना दिया था। बाद में जॉर्डन को अरबपति बनने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में पहचाना गया था। हम उसकी सफलता से क्या सीख सकते हैं? जब माइकल जॉर्डन ने NBA में खेलना शुरू किया था, स्वयं को उत्कृष्टता के व्यक्तिगत योगदानकर्ता का प्रतीक बना लिया था। शिकागो बुल्स के साथ अपने पहले 5 सत्रों में जॉर्डन ने अति मानवीय प्रदर्शन किए थे, फिर भी वे शिकागो बुल्स को प्रतियोगिता विजेता चैंपियन बनाने में सफल नहीं हो सके थे। लेकिन जब फिल जैक्सन शिकागो बुल्स का मुख्य प्रशिक्षक बने थे तो उन्होंने अति प्रतिभाशाली व बेहद सफल युवा खिलाड़ी जॉर्डन की व्यक्तिवादी सोच को बदलना शुरू किया था और अंततः शिकागो बुल्स ने प्रतियोगिता जीतना शुरू कर दिया था। हम के लिए मैं का आत्मसमर्पण। जी हाँ, फिल जैक्सन ही वह व्यक्ति थे जो जॉर्डन को यह समझा पाने में सफल रहे थे कि उसकी व्यक्तिगत उत्कृष्टता शिकागो बुल्स को प्रतियोगिता विजेता बनाने के लिए काफी नहीं थी। जैक्सन ने उन्हें एहसास कराया था कि उन्हें टीम की सफलता के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का त्याग करना होगा और टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलना होगा। जैक्सन ने बाद में कहा था कि आखिरकार जॉर्डन ने हम के लिए मैं का आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर जैक्सन ने जॉर्डन को बहुचर्चित बास्केटबॉल खिलाड़ी, खेल रणनीति, त्रिभुज आक्रमण का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया था
उस समय तक जॉर्डन को लगता था कि उसे अपने ही दम पर खेल प्रतियोगिता जीतने की जरूरत थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि उसके साथी खिलाड़ी एक समूह बनाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। यही कारण था कि जॉर्डन अपने अतिमानवीय व्यक्तिगत प्रदर्शन से खेल जीतते रहे थे और खुद को महानतम खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल करने में सफल रहे थे। लेकिन उनका बेहद लोक लुभावन एकल प्रदर्शन शिकागो बुल्स की प्रतियोगिता जिताकर शिखर पर लाने में असफल ही रहा था। इतना ही नहीं, जॉर्डन अपने साथी खिलाड़ियों के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए भी बहुत ही कम समय बिताते थे। चाहे वह खेल का मैदान हो या फिर सामाजिक गतिविधि, वह हमेशा सुपरस्टार अभिनेताओं जैसा व्यवहार करते थे। अंध समर्थक प्रशंसकों की भीड़ उसे घेरे रखती थी और वह अपने नजदीकी व्यक्तिगत मित्रों के साथ ही मौज मस्ती करते थे। इसलिए अन्य साथी खिलाड़ियों को कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वे भी शिकागो बुल्स के ही खिलाड़ी थे, बल्कि वे माइकल जॉर्डन शो के गुमनाम सहायक कलाकारों जैसा महसूस करते थे। फिल जैक्सन इस समस्या को आसानी से देख सकते थे, इसलिए वह जॉर्डन के पास गए थे और उनसे कहा था शिकागो बुल्स को उसके नेतृत्व की जरूरत थी। जैक्सन ने उनको समझाया था कि नेतृत्वकर्ता होने के नाते सबसे पहले उसे अपने साथियों के साथ समय बिताने की और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने की जरूरत थी। जैक्सन ने उन्हें बताया था कि जब वह अपने साथी खिलाड़ियों के साथ रहेगा तो शिकागो बुल्स की पारंपरिक सामूहिक कार्य भावना मजबूत होगी। जैक्सन ने जॉर्डन को बताया था कि जब वह अपने साथी खिलाड़ियों के बीच मौजूद रहेंगे और उन पर भरोसा करेंगे तो ही वे एहसास कर सकेंगे कि जॉर्डन उन्हें बास्केटबॉल खिलाड़ी व व्यक्ति विशेष के रूप में महत्व देता है। जॉर्डन को भी यह समझते देर नहीं लगी थी कि फिल जैक्सन बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसके बाद जॉर्डन ने अपने व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन कर लिया था। वह खेल के मैदान में और उसके बाहर भी अपने साथी खिलाड़ियों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगा था। जैक्सन के लिए भी यह बहुत बड़ा प्रयोग था और वह जॉर्डन की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। उसने देखा था कि जॉर्डन की मौजूदगी ने जल्द ही पूरी टीम की मानसिकता को बदलना शुरू कर दिया था। अब जॉर्डन हर एक खिलाड़ी से इतना घुल मिल गए थे कि वह किसी को भी बेहतर खेल के लिए चुनौती दे सकते थे और सभी खिलाड़ी उसकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए कड़ी मेहनत करने में लग पड़े थे। जब कोई साथी जॉर्डन की चुनौती को पूरा कर दिखाता तो वह उसे सीने से लगा लेते थे। अब जॉर्डन दैनिक अभ्यास से पहले हर युवा खिलाड़ी से अलग अलग बात करते थे और उन्हें अपनी कमियों को पूरा करने के तरीके बताते थे। फिर जब वे अभ्यास के लिए मैदान में उतरते थे तो पहले से बेहतर प्रदर्शन करते थे। अपने साथियों के सुधार को देखकर जॉर्डन बहुत खुश होते थे और अभ्यास के बाद उनके साथ खूब मौज मस्ती भी करने लगे थे। इतना ही नहीं, अब जॉर्डन पूरी तरह से फिल जैक्सन के सामूहिक कार्यदर्शन को मानने लगे थे। वह न केवल अपने साथी खिलाड़ी को सुझाव देते थे बल्कि हर एक को अपनी राय रखने के लिए उकसाने लगे थे। धीरे धीरे अपने हर साथी खिलाड़ी को इतना प्रोत्साहित कर दिया था कि उन्होंने जॉर्डन से डरे बिना खुलकर अपने विचार रखने शुरू कर दिए थे। जॉर्डन हर एक के सुझाव को बराबर महत्व देने लगे थे। जैक्सन अक्सर रूडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक का हवाला देकर जॉर्डन व खिलाड़ियों को जंगल के नियम बताते थे। झुंड की ताकत लोमड़ी है और लोमड़ी की ताकत झुंड। अब जॉर्डन व जैक्सन ने शिकागो बुल्स के बाकी सभी खिलाड़ियों के दिलो दिमाग में यह बात भरनी शुरू कर दी थी कि उनकी टीम विश्व प्रतियोगिता की हकदार थी। फिर माइकल जॉर्डन ने अपनी टीम के दूसरे सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी स्कॉटी पिपन के साथ मिलकर साथी खिलाड़ियों की शारीरिक अनुकूलता को उच्च स्तर पर लाने के लिए जबरदस्त अभ्यास कार्यक्रम शुरू किया था। जल्द ही वे दोनों अपने साथियों को यह विश्वास दिला पाने में सफल हो गए थे कि दुनिया की अन्य कोई टीम उनकी जैसी कड़ी मेहनत करने में सक्षम नहीं थी। मतलब शिकागो बुल्स ही विश्व प्रतियोगिता पुरस्कार जीतने के लिए सबसे ज्यादा योग्य थी। इस तरह फिल जैक्सन अब विश्व बास्केटबॉल का नया इतिहास रचने की तैयारियां पूरी कर चुके थे। जॉर्डन सहित शिकागो बुल्स के हर खिलाड़ी ने स्वीकार कर लिया था कि सामूहिक कार्य ही बास्केटबॉल की महानता का मार्ग है। यही कारण था कि 1991 की शुरुआत में जब शिकागो बुल्स ने पहली विश्व प्रतियोगिता जीती थी, दुनिया भर के दिग्गज पर्यवेक्षक, समीक्षक व प्रशंसक यह देखकर हैरान थे कि इस बार जॉर्डन के साथ साथ अन्य सभी खिलाड़ियों ने भी चौंकाने वाले प्रदर्शन किए थे। अब खेल के मैदान का दृश्य बदल गया था। अब सिर्फ जॉर्डन ही सुपरस्टार नहीं था, बल्कि उसकी टीम के हर खिलाड़ी भावी सुपरस्टार की तरह खेलने लग गए थे और शिकागो बुल्स शो ऑफ जॉर्डन से टीम ऑफ जॉर्डन बन गई थी। सभी दांतों तले उंगली दबाए शिकागो बुल्स के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को देख रहे थे। जब खेल अंकों की गणना खेल समाप्ति की ओर बढ़ रही थी तो सभी को
यही उम्मीद थी कि अब जॉर्डन खुद ही बॉल मांगना शुरू करेगा, जैसा कि इससे पहले वे हर प्रतियोगिता में किया करते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। उसमें कोई बेचैनी नहीं दिख रही थी। वह आत्मविश्वास से लबालब था और वह अपने दूसरे साथियों की ओर बॉल बढ़ा रहा था और वे सभी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। और इस तरह जॉर्डन ने 1992 व 93 की भी विश्व प्रतियोगिताएं जीतकर शिकागो बुल्स के खाते में 3-पीट लगातार तीसरी जीत भी डाल ली थी। चौंकिए मत, 1993-94 में खेल प्रतियोगिता का मौसम शुरू होने के ठीक पहले माइकल जॉर्डन ने अचानक बास्केटबॉल से सेवानिवृत्त होकर बेसबॉल में पेशेवर जीवन शुरू करने की घोषणा कर दी थी। उस समय उन्होंने यही बताया था कि अब उनका और ज्यादा बास्केटबॉल खेलने का मन नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया था कि पिता की हत्या के शौक से उबरने के बाद उसने पिता के सपने को पूरा करने के लिए बेसबॉल को अपनाने का फैसला किया था। करीब 2 वर्षों बाद भी जॉर्डन ने जब बास्केटबॉल में दोबारा आने की घोषणा करते हुए बस इतना कहकर कि मैं वापस आ गया हूं, आई एम बैक, सबको चौंका दिया था। अमल में वह बेसबॉल में जारी हड़तालों के कारण उकता गया था और शिकागो बुल्स के उसके पुराने गुरु जैक्सन सहित सारे साथी खिलाड़ी उस पर फिर से वापस आने का दबाव डाल रहे थे। जी हां, जॉर्डन के बिना भी शिकागो बुल्स ने शानदार प्रदर्शन तो किए थे, लेकिन पिछले 2 मौसमों में विश्व प्रतियोगिता जीतने का सिलसिला टूट गया था। जॉर्डन के नेतृत्व में शिकागो बुल्स ने 1996, 97, 98 की लगातार 3 विश्व प्रतियोगिता जीतकर एक बार फिर से 3-पीट हासिल करने का कीर्तिमान बनाया था। इतना ही नहीं, वापसी के पहले मौसम में शिकागो बुल्स ने 72 प्रतियोगिताएं जीतने का भी कीर्तिमान कायम किया था। उसके बाद जनवरी 1999 में जॉर्डन ने दोबारा से संन्यास की घोषणा कर दी थी। हालांकि उसने 2001 से 2003 तक वाशिंगटन विजार्ड्स के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से वापसी की थी। जॉर्डन को तब बड़ा धक्का लगा था जब वाशिंगटन विजार्ड्स के स्वामी ने 7 मई 2003 को उसे अचानक बाहर निकाल दिया था। लेकिन जॉर्डन ने अगले कुछ वर्षों तक स्वयं को आकार में बनाए रखने, दान के आयोजित प्रसिद्ध खिलाड़ियों की गोल्फ प्रतियोगिताओं, शिकागो में अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने जॉर्डन ब्रांड की वस्त्र श्रृंखला को प्रचारित और कपड़े लाइन को बढ़ावा देने और मोटरसाइकिल की सवारी करने में व्यस्त बनाए रखा था। फिर 2006 में जॉर्डन ने पेशेवर अमेरिकन बास्केटबॉल टीम शैर्लोट हॉर्नेट्स में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली थी और 2010 27 फरवरी में नियंत्रणकारी स्वामित्व प्रतिशत हासिल कर लिया था। अध्याय 3, सामूहिक कार्य का जादू। आप अपने दम पर आगे दौड़ने की कोशिश कर या अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर एवरेस्ट जैसे पर्वत पर चढ़ नहीं सकते। आप निस्वार्थ सामूहिक कार्य, टीम वर्क द्वारा धीरे धीरे व सावधानी पूर्वक ऐसा करते हैं। निश्चित रूप से मैं अपने आप से शीर्ष तक पहुंचना चाहता था। यही एक बात थी जिसका मैंने अपने सारे जीवन में सपना देखा था। लेकिन अगर सौभाग्य किसी और की झोली में पड़े तो मैं इसे पुरुष की तरह स्वीकार करूंगा, न कि रोते हुए बच्चे की तरह। पर्वत यही सिखाता है। ये शब्द तेनजिंग नोर्गे द्वारा कहे गए हैं। इस नाम को कौन नहीं जानता? हाँ, अधिकतर लोग तो यही जानते हैं कि वह नेपाली पर्वतारोही था जिसने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ 29 मई 1953 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। इस कथन से तो यही लगता है कि यह सिर्फ 2 लोगों की अतिमानवीय कोशिशों का ही नतीजा था। लेकिन यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि 1953 के ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान दल में करीब 400 लोग शामिल थे। ब्रिगेडियर हेनरी सेसिल जॉन हंट के नेतृत्व में आयोजित उस अभियान में हंट व एडमंड हिलेरी सहित 13 ब्रिटिश पर्वतारोही शामिल थे। इस दल की तकनीकी सहायता के लिए तेनजिंग नार्गे के नेतृत्व में 20 अनुभवी शेरपाओं का विशेष मार्गदर्शक दल नियुक्त किया गया था। इनके पीछे स्थानीय समुदाय के 360 से अधिक लोग चल रहे थे, जिनकी पीठों पर कुल 4.5 टन से भी अधिक जरूरी सामग्रियां लदी हुई थी। कुल मिलाकर यह सैन्य शैली में आयोजित भारी भरकम अभियान था। तभी तो तेनजिंग नार्गे कहते हैं कि आप निस्वार्थ सामूहिक कार्य द्वारा ही एवरेस्ट जैसे पर्वत पर चढ़ सकते हैं, अकेले अपने दम पर या अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके नहीं। हाँ, तेनजिंग नार्गे ने अपने उपरोक्त कथन में सामूहिक कार्य के बारे में यह दार्शनिक तथ्य भी पेश किया है कि सफलता का सेहरा किसके सिर बनता है यह कार्यदल का कोई सदस्य नहीं जानता। यह किसी की झोली में भी गिर सकता था और बाकी साथियों को इस मर्दानगी से स्वीकार करना चाहिए। तेनजिंग नार्गे ने तो ऐसा ही किया था। एवरेस्ट शिखर विजय की जो ऐतिहासिक तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छपी थी वह तेनजिंग नार्गे की थी।
जिसे एडमंड हिलेरी ने खींचा था। बाद में जब विवाद हुआ कि किसने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, तो ब्रिगेडियर जॉन हंट ने मामले को शांत करने के लिए दोनों ने एक साथ, लेकिन तेनजिंग नार्गे व एडमंड हिलेरी में यह महत्वपूर्ण नहीं था कि कौन सबसे पहले एवरेस्ट पर कदम रखे, क्योंकि वे मौत से भीषण संघर्ष करते हुए वहां तक पहुंच सके थे। बाद में तेनजिंग नार्गे ने स्पष्ट किया था कि पहला कदम एडमंड हिलेरी ने रखा था, और इस कथन ने एडमंड हिलेरी के कद को और ऊंचा उठा दिया था। यदि उसके मन में तनिक भी ईर्ष्या होती तो वे तेनजिंग नार्गे की ही तस्वीर क्यों लेता। इससे क्या शिक्षा मिलती है? वही जो तेनजिंग नार्गे ने अपने दार्शनिक वाक्यों में कहा है, जी हाँ, एवरेस्ट पर चढ़ने जैसी महानतम सफलता हासिल करनी है तो यह सामूहिक कार्य से ही संभव है, व्यक्तिगत अहम को हवा देकर नहीं। अध्याय 4, सपनों का कार्य समूह। व्यापार के लिए मेरा नमूना द बीटल्स है। वे 4 लोग थे, एक दूसरे की नकारात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखते थे। उन्होंने एक दूसरे को संतुलित रखा और हिस्सों के जोड़ से कुल अधिक था। मैं व्यापार को इस तरह देखता हूँ, व्यापार में कभी भी बड़े बड़े काम एक व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाते, वे लोगों के कार्य समूह द्वारा किए जाते हैं। ये शब्द स्टीव जॉब्स द्वारा कहे गए हैं। अंग्रेजी रॉक बैंड द बीटल्स को विश्व इतिहास का सबसे लोकप्रिय बैंड होने का गौरव प्राप्त है। 4 मित्र कलाकारों जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन व रिंगो स्टार ने 1960 में लिवरपूल में इसे शुरू किया। हालांकि वह 1970 में ही भंग हो गया था, लेकिन तब तक वह रॉक युग का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन बन चुका था। 1999 में टाइम पत्रिका ने इन 4 कलाकारों को सामूहिक रूप से 20वीं सदी के 100 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था। जॉन लेनन ने बयान दिया था कि बीटल्स यीशु की तुलना में अधिक लोकप्रिय है, और दिसंबर 1980 में सन की यीशु भक्त की गोलियों का शिकार बन गया। नवंबर 2001 में जॉर्ज हैरिसन फेफड़े का कैंसर का शिकार बना था। वैसे तो अलग होने के बाद भी वे सफल पेशेवर जीवन का आनंद लेते रहे थे, और पॉल मैकार्टनी व रिंगो स्टार अभी भी संगीत क्षेत्र में बने हुए थे, लेकिन उनकी कमाई का मुख्य स्रोत 10 वर्षों का सामूहिक कार्य ही बना रहा था। 2012 तक द बीटल्स के 1 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड बिक चुके थे। अभी भी कालजयी संगीत रचनाओं की मांग बनी हुई है। अपने उपरोक्त उदाहरण में स्टीव जॉब्स ने कहा है कि चूंकि द बीटल्स के 4 लोगों ने एक दूसरे की कमियों को संतुलित रखा था, इसलिए उनकी अलग अलग प्रतिभाओं के जोड़ से जो कुल निकला था, यानी जो सामूहिक रचनाएं पैदा हुई थी, वे अधिक थी। इसके साथ ही स्टीव जॉब्स ने व्यापार अपना नजरिया भी साफ किया है कि व्यापार में कभी भी बड़े बड़े काम एक व्यक्ति द्वारा नहीं, लोगों के कार्य समूह द्वारा किए जाते हैं। लेकिन इस कथनों से यह साफ नहीं होता कि द बीटल्स के सामूहिक कार्य सिद्धांत क्या थे, जिन्हें स्टीव जॉब्स ने व्यापारिक नमूना बनाया था और एप्पल को दुनिया की सबसे नवाचारी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में विकसित व प्रतिष्ठित करने में सफल रहा था। इन्हीं अद्भुत सिद्धांतों में वह रहस्य छुपा हुआ है जिसने स्टीव जॉब्स ने अपने सपनों को साकार करने वाला कार्य समूह बनाया था, जो एक के बाद एक अनेक क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी उत्पादों की रचनाएं करता रहा था। यदि वे सामूहिक कार्य सिद्धांत स्टीव जॉब्स के लिए फलदायी थे, तो हमारे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए हम भी द बीटल्स से सीखते हैं अपने सपनों का कार्य समूह बनाने के गुर। अध्याय 5, सामूहिक कार्य का रहस्य। हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, यही रहस्य है। ये शब्द सैम वाल्टन द्वारा कहे गए हैं। पिछले अध्यायों में हमने सामूहिक कार्य के महत्व, प्रभाव व जादू और सपनों के कार्य समूह के बारे में पढ़ा है। जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टन ने कहा है, सामूहिक कार्य का रहस्य ही यही है कि हम सब एक साथ काम करने के लिए पैदा हुए हैं और हमारा एक साथ होना ही हमारे जीवन की सफलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम एक दूसरे के साथ काम क्यों करते हैं? वह कौन सा तत्व है जो हमें समूह में काम करने के लिए प्रेरित करता है? इसका जवाब है सुरक्षा महसूस करने की जरूरत। अध्याय 6, सामूहिक कार्य का रसायन शास्त्र। बैंड की एकमात्र अनोखी बात उसका रसायन शास्त्र यानी आत्मीयता है। विशेष रूप से यदि आप में से कोई भी असाधारण वादक या बहुत सुंदर नहीं है, आपके पास जो एक चीज है वह है अनोखापन, इसलिए आप उस पर पकड़ बनाए रखें। ये शब्द क्रिस मार्टिन द्वारा कहे गए हैं। वर्ष 1996 के अंत में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के 2 सहपाठियों क्रिस मार्टिन व जॉनी बैकलैंड ने शौकिया तौर पर एक रॉक बैंड बनाने की योजना बनानी शुरू की थी। जल्दी उनके 2 सहपाठी गाई बैरीमैन व विल चैंपियन भी जुड़ गए थे। फिर 1997 की शुरुआत में उन्होंने स्टारफिश नामक बैंड का गठन किया था और स्थानीय प्रवर्तकों के
जरिए छोटे क्लबों में प्रदर्शन शुरू किया था। वे लोग औसत प्रतिभा के कलाकार थे, लेकिन उनके बीच जबरदस्त तालमेल था और वे धीरे धीरे अपने प्रदर्शन की गुणवत्ता को बढ़ाते चले गए थे। लेकिन क्रिस मार्टिन को जल्द ही समझ में आ गया था कि बैंड को पेशेवर स्वरूप देने के लिए एक भरोसेमंद प्रबंधक की जरूरत थी। तब तक वे उतने सफल नहीं हो सके थे कि किसी पेशेवर को अपना प्रबंधक नियुक्त कर पाते। इसलिए क्रिस ने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे अपने बचपन के दोस्त फिल हार्वे से मदद मांगी थी और बैंड का नाम बदलकर कोल्ड प्ले कर दिया था। हार्वे व क्रिस अपने पिता की आर्थिक मदद से अपने बैंड का पहला संगीत संग्रह सेफ्टी का अभिलेखन करा पाने में सफल रहा था। 3 गीतों के संग्रह सेफ्टी की कुल 500 प्रतियों से 450 तो संगीत अभिलेखन कंपनियां व दोस्तों में बांटी गई थी, लेकिन फिल हार्वे आम श्रोताओं को 50 प्रतियां बेच पाने में सफल रहा था। अब कोल्ड प्ले को अपना प्रबंधक मिल गया था और उनकी संगीत मंडली पूरी हो गई थी। मित्र मंडली के आपसी रसायन शास्त्र ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया था। जुलाई 2000 में पार्लोफोन रिकॉर्ड्स ने कोल्ड प्ले का पहला पेशेवर संगीत संग्रह पैराशूट जारी किया था और उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई थी। अगले 1.5 दशकों में कोल्ड प्ले ने 7 संगीत संग्रह जारी किए थे। उनकी रचनाओं को विभिन्न पुरस्कारों के लिए 209 नामांकन प्राप्त हुए थे और वे 9 ब्रिट अवार्ड्स, 5 MTV वीडियोस म्यूजिक अवार्ड्स व 7 ग्रैमी अवार्ड्स सहित 62 पुरस्कार जीतने में सफल रहे। जनवरी 2016 तक कोल्ड प्ले के 8 करोड़ से अधिक संग्रह बिक चुके थे और वह विश्व के सबसे ज्यादा बिकने वाले संगीत कलाकारों की सूची में शामिल हो चुका था। जी हाँ, जैसा कि क्रिस मार्टिन ने कहा है, उसकी मंडली में कोई भी असामान्य कलाकार नहीं था। उनके बीच ऐसा रासायनिक समीकरण बन गया था, यानी ऐसी आत्मीयता कायम हो गई थी, कोई भी चीज उनके लिए मुश्किल नहीं रह गई थी और वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए थे। लिए मुश्किलों के लिए ही बने हैं हम। दोस्तों 70% स्ट्रैटेजीज और प्लान फेल हो जाते हैं खराब एग्जीक्यूशन की वजह से। यहाँ पर एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक वीडियो बनानी है, अगर उसमें यूज होने वाला कैमरा, माइक, एक्टर और स्क्रिप्ट अच्छी होंगी और उनको अच्छी तरीके से यूज किया जाएगा तो वीडियो बनाने का एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, जिससे वीडियो अच्छी बनेगी। और खराब होगा तो खराब बनेगी, यानी खराब एग्जीक्यूशन होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी काम को करने का तरीका। मैं आपको वीडियो बनाना नहीं सिखा रहा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ अगर इस वीडियो में मैं एग्जीक्यूशन शब्द को यूज करूं तो उसका क्या मतलब होगा। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से। आज मैं आपको क्रिस मैकेन्सी की बुक द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन से वो 4 डिसिप्लिन बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप या कोई भी इंसान अपने गोल सेट कर सकता है और उन्हें इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकता है। ये 4 डिसिप्लिन इतने पावरफुल क्यों है, ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताता हूँ। क्रिस मैकेन्सी ने अपने करियर की शुरुआत स्टेफन कवी के साथ फ्रैंकलिन कवी में की थी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर उन्होंने कई सालों तक सेन केवी और जिम होलिन के साथ 1000 से ज्यादा टीम और 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पर रिसर्च की। उनमें 4 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी, जिनमें पहली प्रॉब्लम है मैनेजर और उनकी टीम को पता ही नहीं था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जरूरी लक्ष्य यानी इम्पोर्टेंट गोल क्या है। सिर्फ 15% एम्प्लॉय ही जानते थे इस ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट गोल क्या है। नंबर 2, ज्यादातर एम्प्लॉयज नहीं जानते थे कि वो कौन सी एक्टिविटी या एक्शन है जिनको लेने से हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। नंबर 3, ज्यादातर एम्प्लॉयज अपने स्कोर नहीं जानते थे, मतलब कि उन्होंने कितना काम कर लिया अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और वो कितना दूर है अपने लक्ष्य से और सक्सेसफुल होने से। नंबर 4, 10% से भी कम एम्प्लॉयज अपने मैनेजर से अपनी प्रोग्रेस और गोल के बारे में बात करते थे। गाइज, आपने प्रॉब्लम तो जान ली, अब सॉल्यूशन भी जान लीजिए। डिसिप्लिन नंबर 1, फोकस ऑन योर वाइडली इंपोर्टेंट गोल, जिन्हें हम शॉर्ट में विग कहेंगे। गाइज, मुझे बताइए, अगर आप एक ही समय पर कार भी चलाएंगे, बर्गर भी खाएंगे और फोन पर भी बात करेंगे तो क्या आप उन तीनों पर 100% ध्यान दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आपका ध्यान 3 जगह बट जाएगा, जिसकी वजह से आप कोई भी एक काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ना ही ड्राइविंग ठीक से कर पाएंगे, ना ही फोन पर बोल रहे इंसान की बातों पर ध्यान दे पाएंगे और ना ही खाना खा पाएंगे। यही बात मैकेन्सी समझाते हैं कि हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, तभी हम उस पर अपना 100% ध्यान दे पाएंगे। वाइडली इंपोर्टेंट गोल यानी ऐसा गोल जो बाकी दूसरे गोल से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो। हर एक गोल वाइडली इंपोर्टेंट गोल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना भी करें तब भी काम चल जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर काम करना ही होगा। वही आपके विग यानी वाइडली इंपोर्टेंट गोल हो सकते हैं। अपने विग पर काम करते समय जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ऑथर ने उनको नाम दिया है व्हर्लविंड, जिसका हिंदी में मतलब होता है बवंडर। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज का विग सेट किया अपनी प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट करना। जब आप
उस पर वर्क करते हो और उस बीच कोई और भी आपको अपना काम बता दे या फिर कोई दूसरा काम आपको याद आ जाए या फिर आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए जिसकी वजह से आपका ध्यान अपने विग से हट जाए, उन सबको वर्ल्डविन कहते हैं, यानी बवंडर, जिनसे हमें बहुत दूर रहना है ताकि हम अपने विग यानी वाइडली इंपोर्टेंट गोल को अचीव कर सके। मैं समझता हूँ आपके पास एक साथ बहुत सारे गोल होंगे अचीव करने के लिए और वो सब के सब इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं, पर अपने गोल को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि आप उनमें से कोई एक या दो सेलेक्ट करें और फिर उन पर काम शुरू करें। ऐसा नहीं है बाकी के गोल आपको छोड़ने होंगे या उनको भूलना होगा, बस अभी के लिए उनको होल्ड पर रख दीजिए ताकि आप अपना काम इफेक्टिवली कर सकें। किसी काम को इफेक्टिवली करने के लिए जरूरी है कि आप उसको अपना 100% फोकस दें। अपने विग को जान लेने के बाद अब जानते हैं कि कैसे अपने विग को इफेक्टिवली सेट करें, और इसके लिए ऑथर ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, फ्रॉम x to y by when। यहाँ पर x आपकी करंट पोजीशन है और y आपका गोल या टारगेट जो आपको हासिल करना है। when एक डेडलाइन या डेट है जो आपने खुद को समय दिया है कि इस डेट तक मुझे ये चीज हासिल करनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आप एक स्टूडेंट हो जिसके मार्क्स 55% के आसपास आते हैं। आपने सोचा अब मैं स्टडी करूंगा और अपने मार्क्स 55% से बढ़ाकर 70% कर लूंगा आने वाले एग्जाम में। तब आप अपने इस गोल को इस तरह लिख सकते हो, फ्रॉम 55% to 70% बाय दिसंबर 2020। और ये चीज आप किसी पेपर पर लिखकर अपने वॉल या डेस्क पर लगा सकते हो ताकि हर सुबह हर रोज आपको याद आता रहे आपका वाइडली इंपोर्टेंट गोल। और इस तरह आप वर्ल्डविन यानी बवंडर की प्रॉब्लम से भी बचे रहोगे। अपने गोल को सेलेक्ट करते हुए और सेट करते हुए एक बात का ध्यान रखना, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। किसी चीज को मेजर करना यानी उसको मापना, ये पता लगाना कि कोई चीज कितनी है। जैसे आप कहते हो मुझे अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो ये मेजरेबल नहीं है, लेकिन जब आप कहते हो मुझे अपने मार्क्स 70% करने हैं तब ये मेजरेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अमीर बनना है, पर वो कभी नहीं सोचते कि अमीर कहलाने के लिए उन्हें कितने पैसों की जरूरत है। मैकेंजी के पहले डिसिप्लिन को अच्छे से अप्लाई करने के लिए आपको 4 रूल्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, आप या आपकी कोई भी टीम 2 से ज्यादा विग्स पर काम नहीं करेगी। ये रूल इसलिए बनाया ताकि आपका और आपकी टीम का फोकस जरूरी चीजों पर रहे। नंबर 2, जोन सा गोल भी आप सिलेक्ट करें उसको पूरा करना ही होगा। ये रूल बनाया गया ताकि आप उस चीज पर टाइम वेस्ट ना करें जो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं सकते। नंबर 3, सीनियर लीडर रिजेक्ट कर सकता है पर अपनी मनमानी नहीं चला सकता। नंबर 4, सभी विग्स की एंड डेट या डेडलाइन होना जरूरी है, जैसे हमने फॉर्मूला फ्रॉम x to y by when में सेट की थी। ये रूल बनाया गया ताकि आप और आपकी टीम बवंडर से बचे रहें और समय रहते अपने गोल को पूरा कर ले। डिसिप्लिन नंबर 2, एक्ट ऑन द लीड मेजर्स। डिसिप्लिन 1 में अपने विग को सेट करने के बाद डिसिप्लिन 2 में आपको पता चलेगा कैसे एक सही रास्ता चुने अपने गोल को अचीव करने के लिए। अपने विग पर काम शुरू करते ही आपको 2 तरह का आउटकम या रिजल्ट मिलेगा, जिनमें से एक होगा लैग मेजर्स और दूसरा होगा लीड मेजर्स। लैग मेजर्स बेसिकली आपका टारगेट है जो आपको हासिल करना है, और इस टारगेट को हासिल करने के लिए आप जो एक्शन, टाइम और एनर्जी लगाने वाले हो वो होगा लीड मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने विग सेट किया अपना वजन 110 किलोग्राम से घटाकर 75 किलोग्राम करना है अप्रैल 2020 तक, तो इस विग में 110 किलोग्राम आपका लैग मेजर है। और वजन घटाने के लिए आप कितने दिन डाइट पर रहने वाले हो और कितने टाइम तक एक्सरसाइज करने वाले हो वो हुआ आपका लीड मेजर्स। इन दोनों में से लीड मेजर ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल होता है। लीड मेजर से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि अब आप अंदाजा लगा सकते हो अगर मैं 3 दिन की डाइट और हर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करने पर 7 दिन में 2 किलो वजन घटा सकता हूँ, तो अगर अगले हफ्ते मुझे 5 किलो वजन घटाना है तो मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी होगी और कितना डाइट पर रहना होगा। आपने 2 डिसिप्लिन जान लिए, 2 और रह गए बस। नंबर 3, कीप ए कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। इमेजिन कीजिए आप एक रेस में दौड़ रहे हो। अगर आपको पता ना हो कि रेस कितने किलोमीटर की है और रेस को जीतने के लिए और कितनी दूर दौड़ना है, तो क्या ऐसी रेस में दौड़ते हुए आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। आप कुछ देर तक दौड़ते रहोगे, फिर उसके बाद थककर हार मान लोगे। लेकिन जब आपको पता रहता है कि रेस 2 किलोमीटर की है और आपने ऑलरेडी 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, तब अगर आप थक भी जाते हो तब आपके अंदर से एक आवाज आती है कि थोड़ा और दौड़ ले, प्लीज थोड़ा और दौड़ ले, 1 किलोमीटर तो रह गया, जीत जाएगा, थोड़ा और दौड़ ले, बस थोड़ी दूरी पर ही मंजिल है। यही बात ऑथर ने डिसिप्लिन नंबर 3 में समझाई है कि हमें अपने स्कोर नोट करते रहना चाहिए। इससे हम इंगेज रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं और काम में उत्साह बना रहता है। कभी नोटिस करना, जब आपको पता रहेगा कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं या फिर आप अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, तब आप बहुत सीरियस होकर काम करते हो और पूरे फोकस के साथ अपने गोल पर काम करते हो। बवंडर भी आपको रोक नहीं पाता। गाइज, आपने जो विग सेट किया था, फॉर्मूला फ्रॉम
x2y by when की हेल्प से उसके लैग और लीड मेजर्स को किसी चीज पर लिखकर अपने डेस्क या वॉल पर लगा दे, ताकि हर रोज आपके याद रहे कि आज आपको क्या करना है अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए। डिसिप्लिन नंबर 3 को अप्लाई करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली, आपका स्कोर बोर्ड सिंपल होना चाहिए, जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए आपका लक्ष्य क्या है और आप उससे कितना दूर हो और कितना पास हो। दूसरा, अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हो तो आपका स्कोर बोर्ड सभी के लिए विजिबल होना चाहिए, ताकि आपकी टीम जान सके कि हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं या फिर उससे भटक रहे हैं। तीसरी, आपके स्कोर बोर्ड में लैग और लीड मेजर दोनों होने चाहिए। स्कोर बोर्ड पर डिटेल शो करने के लिए आप बार चार्ट या पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं। डिसिप्लिन नंबर 4, क्रिएट ए रिदम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पहले 3 डिसिप्लिन हेल्प करते हैं फोकस, क्लैरिटी और इंगेजमेंट लाने में, पर ये डिसिप्लिन हेल्प करता है वो करने में जो आपको करना चाहिए अपने वीक को अचीव करने के लिए। डिसिप्लिन 4 में ऑथर ने कहा है आप एक बार हफ्ते में 20 से 30 मिनट की मीटिंग रखिए, जहाँ पर आपके टीम मेंबर अपने लीडर से पिछले हफ्ते उन्होंने क्या किया और आने वाले हफ्ते में वो क्या करने वाले हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, इस बारे में बात करेंगे। इस डिसिप्लिन की हेल्प से आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो और फ्यूचर प्लान को डिसाइड कर सकते हो। मीटिंग में बैठने से पहले हर एक टीम मेंबर को खुद से एक क्वेश्चन करना होगा, वो कौन सी 1 या 2 चीजें हैं जो मैं इस हफ्ते कर सकता हूँ लीड मेजर पर प्रभाव डालने के लिए, अच्छे बदलाव लाने के लिए। ये मीटिंग ही वो बड़ा फर्क है जो बताता है कि कौन सी टीम फेल है और कौन सी टीम सक्सेसफुल होगी। ये मीटिंग इतनी जरूरी है, अगर किसी वजह से लीडर ना आ सके तब भी टीम मेंबर्स को इसमें आना होगा, और हर बार ये मीटिंग सेम डे और सेम टाइम पर होनी चाहिए, ताकि टीम मेंबर व्हिर्लविंड यानी बवंडर की प्रॉब्लम से बचे रहें। ऑलराइट गाइस, डिसिप्लिन नंबर 1 में हमने जाना अपनी सारी एनर्जी और फोकस उस चीज पर लगाना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 गोल सेलेक्ट करें जिनको आप सबसे ज्यादा अटेंशन और एनर्जी दे सको। डिसिप्लिन नंबर 2 में हमने जाना अपने वाइडली इंपॉर्टेंट गोल को ढूंढने के लिए ऐसा कौन सा गोल है जिस पर काम किए बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा गोल जो दूसरे गोल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर एक्शन लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। डिसिप्लिन नंबर 3 में हमने जाना सभी को अपने स्कोर पता होने चाहिए, ताकि वो ये जान सके कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। और फाइनली डिसिप्लिन नंबर 4 में हमने जाना कैसे सभी के साथ मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज करना है, जिसके लिए हम हर हफ्ते एक ही टाइम एक ही समय पर एक मीटिंग रखते हैं, जहां पर सभी टीम मेंबर बताते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने क्या किया और अगले हफ्ते वो क्या करने वाले हैं अपने विग को अचीव करने के लिए। गाइज, अगर ये 4 डिसिप्लिन आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो गारंटेड आपको सक्सेस हासिल होगी। आपके साथ साथ मैं भी ये 4 डिसिप्लिन अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गोल का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।